नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदि एडू हब पे। हमारा जो बिहार स्पेशल का सीरीज है, बिहार स्पेशल सीरीज जो हम कंप्लीट कर रहे थे, हमने काफ़ी वीडियो भी बनाया है जिसमें हम लोग बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल को कवर कर रहे थे। अभी बिहार के भूगोल चालू है। अगर आप लोग नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन डिस्कशन होने वाला है जो पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू पे आधारित यह प्रश्न है जहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े आज की क्लास को। तो आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़े। तो आगे हमारा क्या है दोस्तों, तो कहता है हमारे जो ये आज का एपिसोड है, एपिसोड 1 बिहार स्पेशल सीरीज। बिहार स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन है आज की क्लास में करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बात करेंगे आगे इस वीडियो में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन 20 प्रश्न के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल के साथ। 20 प्रश्न और पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे और फिर इसी तरह से हमारा सीरीज आएगा, यानी कि फिर कल डिस्कशन, फिर इसी तरह हम अपने सीरीज को बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों सुबह में हमारे 6:30 सुबह में 6:30 हमारा वीडियो अपलोड होता है, उसे भी आप लोग देख लीजिए, बिहार से रिलेटेड ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, बिहार का प्राचीन वर्णन। बिहार का प्राचीनतम वर्णन किस वेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन देखिए, अथर्ववेद। ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, या ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अथर्ववेद इसका राइट आंसर। अथर्ववेद में बिहार का प्राचीनतम वर्णन किया गया है। तो बात करें तो बिहार के प्राचीनतम वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। वहीं बात करें तो पंचविंश ब्राह्मण एक ग्रंथ है, इसमें भी किया गया है। वहीं सतवत ब्राह्मण में भी किया गया है बिहार का उल्लेख। आगे बात करें दोस्तों, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नौ प्रस्तर युग के साक्ष्य बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? दोस्तों ऑप्शन कहता है, ऑप्शन नंबर ए रोहतास, ऑप्शन नंबर बी बांका, ऑप्शन नंबर सी वैशाली जिला, या ऑप्शन नंबर डी बक्सर जिला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैशाली जिला से साक्ष्य मिले। आगे बात करें दोस्तों, तो आगे बात करते हैं नौ प्रस्तर युग यानी कि नौ पाषाण काल के साक्ष्य बिहार के चिरांद कहाँ पड़ता है, तो सारण जिला में पड़ता है। चिरांद सारण जिला में पड़ता है। वहीं बात करें चेचर, तो चेचर वैशाली जिला में पड़ता है। तो चिरांद से और चेचर से भी साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ताराडीह बिहार के किस जिला में स्थित है? ताराडीह क्या है, नौपाषाणकालीन स्थल है, बिहार के कौन से जिला में है? तो बात करें तो इसका ऑप्शन कहता है मुंगेर में, ऑप्शन नंबर बी पटना में, ऑप्शन नंबर सी गया में, ऑप्शन नंबर डी बक्सर जिला में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका गया है। ऑप्शन नंबर सी गया में स्थित है क्या, ताराडीह कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर सी गया में स्थित है। ताराडीह नौपाषाणकालीन स्थल है, यानी कि नौपाषाण काल के स्थल है। यह गया जिला में स्थित है, बिहार के गया जिला में फल्गु नदी के तट यानी कि पश्चिमी तट पर स्थित है ताराडीह नौपाषाणकालीन स्थल। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा नौपाषाणकालीन स्थल यानी कि चिरांद बिहार के किस नदी के तट पर स्थित है? तो बात करें दोस्तों चिरांद के बारे में बात करें तो गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो बात करते हैं तो नौपाषाणकालीन स्थल चिरांद बिहार के सारण जिला में है तथा गंगा नदी के तट पर है। यहाँ से अस्थि के उपकरण यानी कि हड्डी के औजार प्राप्त हुए। हड्डी के औजार कहाँ, तो चिरांद से प्राप्त हुए, सारण से। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा बिहार में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति यानी कि ताम्रपाषाण काल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है? दोस्तों कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है? दोस्तों ऑप्शन क्या था हमारा सोनपुर से, ऑप्शन बी ताराडीह, ऑप्शन सी मनेर, या ऑप्शन नंबर डी किशनगंज। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किशनगंज से किसी भी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों बात करें तो सोनपुर कहाँ था, सारण जिला में पड़ता है। सोनपुर सारण जिला में सारण जिले से साक्ष्य मिला है। ताराडीह गया में और मनेर पटना में पड़ता है। दोस्तों यहाँ बात करें विश्लेषण के, तो विश्लेषण में कहता है बिहार में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति यानी कि ताम्रपाषाण काल का प्रमाण सोनपुर से मिला है। ताराडीह गया से मिला है। मनेर कहाँ, पटना में है, पटना से मिला है।
सिनवार रोहतास से मिला है, चिरांद और चेचर वैशाली से प्राप्त हुआ है। दोस्तों किशनगंज से ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। किशनगंज से कोई भी प्रकार की किसी भी पाषाण काल की संस्कृति का प्रमाण नहीं हुआ है। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा चिरांद का उत्खनन कब किया गया था। चिरांद जो कि सारण जिला में पड़ता है कि इसका उत्खनन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बात करें, ऑप्शन ए कहता है 1952 में, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1978 या ऑप्शन नंबर डी के बारे में 1962। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1962 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो चिरांद का उत्खनन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी 1962 में हुआ था। तो बात करें आगे, तो चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ था। यहाँ से यानी कि चिरांद से काले चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करते हैं हड्डी के औजार यानी कि उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद एक नवपाषाणकालीन स्थल है, ये भी याद रखिएगा। चिरांद गया तो नवपाषाण काल का स्थल है। आगे हम लोग बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है किस ग्रंथ में बिहार को कीकट कहा गया है। बिहार को क्या कीकट कहा गया है। दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी कहता है हमारा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद या ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया था, कीकट। बिहार को क्या कहा गया, कीकट कहा गया, कहाँ, ऋग्वेद में। तो हम बात करें आगे, तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। ऋग्वेद में कीकट के प्रशासक प्रेमचंद की चर्चा मिलती है। कीकट के प्रशासक प्रेमचंद की चर्चा कहाँ मिलती है, ऋग्वेद में। तो एक ग्रंथ है वराह पुराण एक ग्रंथ है। तो वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र क्षेत्र कहा गया है, अपवित्र क्षेत्र कीकट को कहा गया है। तो आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 हो गया हमारा 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। कहता है अब 8 नंबर मध्यवर्ती प्रस्तर युग कहने का मतलब मध्य पाषाण काल के युग के साक्ष्य बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए, तो दोस्तों ऑप्शन कहता है हमारा ऑप्शन नंबर ए पटना से, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर से, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सीतामढ़ी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मुंगेर से प्राप्त हुआ है। क्या, मध्य पाषाणकालीन के युग कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मुंगेर जिला से। तो हम लोग बात करें आगे, तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो 1000 से 4000 BC तक है कि अवशेष बिहार के मुंगेर जिला से प्राप्त हुआ है। कहाँ, मुंगेर जिला से मध्यकालीन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ मिलने वाले औजार में यहाँ से औजार भी प्राप्त हुआ है, और यहाँ से तेज धार वाले औजार और नोक यानी कि नोकीला औजार प्राप्त हुआ है। कहाँ, तो मुंगेर से, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बिहार के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि बिहार के संदर्भ में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर ए कहता है रामायण से, ऑप्शन नंबर बी महाभारत से, ऑप्शन नंबर सी पुराण या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। दोस्तों तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से प्रमाण मिलता है बिहार के बारे में। दोस्तों बात करें तो बिहार के संदर्भ में जानकारी हमें रामायण से भी मिलता है, महाभारत से भी मिलता है, और पुराण जितने भी पुराण है उससे जानकारी मिलता है। तो हम बात करते हैं आगे, तो इसमें बात करें विश्लेषण, हमें कहते हैं बिहार के संदर्भ में बेहतर जानकारी रामायण, महाभारत और पुराणों से भी प्राप्त हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ऑप्शन क्या था हमारा, ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद या ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। मगध का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ किया गया, तो अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। बात करें दोस्तों तो वैदिक साहित्य में वेद जितने में हमें वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से उपनिषद जितना है, और ब्राह्मण ग्रंथ से हमें इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। तो वहीं बात करें तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, हमने बात किया क्वेश्चन के माध्यम से। आगे बढ़े मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जामिया पंप नहर योजना किस जिला में सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। तो बात करें ऑप्शन नंबर कहता है कैमूर जिला में, ऑप्शन नंबर बी
औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो भागलपुर, या ऑप्शन नंबर डी गया जिला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैमूर जिला। कैमूर जिला में जामिया पंप नहर योजना की शुरुआत किया गया है सिंचाई करने के लिए। दोस्तों बात करें विश्लेषण देखें तो कहता है जामिया पंप नहर योजना कैमूर जिला में सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। जामिया पंप नहर योजना, जिसे जामिया जामिया करारी गंगा जल योजना के नाम से जाना जाता है, इसे इस योजना को बिहार के सोन नदी बेसिन से मिले जल का उपयोग करने के लिए विकसित किया गया, यानी कि सोन नदी का जल इसमें यूज किया जाएगा जामिया पंप नहर योजना में। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बिहार वन्यजीव हरियाली योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन कहता है 22 मार्च 1922, 17 नवंबर 2016, ऑप्शन सी की बात करें तो 15 अक्टूबर 2019, ऑप्शन नंबर डी कहता है 22 मार्च 2021। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है 15 अक्टूबर 2019। 15 अक्टूबर 2019 को बिहार वन्यजीव हरियाली योजना का प्रारंभ किया गया था, यानी कि शुरुआत हुआ था कब, तब 15 अक्टूबर 2019, ध्यान रखिएगा। बात करें मेरे भाई तो कहता है जल जीवन हरियाली योजना को 15 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में जल संकट को दूर करना तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 13, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बिहार कृषि रोड मैप योजना का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन कहता है 2006 में, ऑप्शन ए कहता है 2006, ऑप्शन नंबर बी 2008, या ऑप्शन नंबर सी 2009, या ऑप्शन नंबर डी कहता है 2018। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। और 2008 बिहार कृषि बात करें तो बिहार कृषि रोड मैप योजना का पहला चरण 2008 में शुरू किया गया था। बात करें विश्लेषण की मेरे भाई तो कहता है बिहार कृषि रोड मैप योजना का पहला चरण कब, तो 2008 में शुरू किया गया पहला चरण। कौन शुरू किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं बात करें इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और कृषि में सुधार करना तथा किसानों की आय को बढ़ाना था। वहीं बात करें वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप लागू है अभी। इसका उद्देश्य क्या है, तो हरित आवरण को वर्ष 2028 तक 17% करने का लक्ष्य है। चौथा कृषि रोड मैप का लक्ष्य क्या है, तो हरित आवरण को 2028 तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 को मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राजपुर नहर किस परियोजना का भाग है राजपुर नहर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा, ऑप्शन ए गंडक नदी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी सोन परियोजना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो राजपुर नहर के बारे में बात करें तो राजपुर नहर कोसी परियोजना का भाग है। किसका भाग है, तो कोसी परियोजना का भाग है क्या, राजपुर नहर। दोस्तों राजपुर नहर के बारे में बात करें तो राजपुर नहर कोसी परियोजना का एक भाग है। कोसी की उप शाखाओं से इस नहर की लंबाई 366 किलोमीटर है। 366 किलोमीटर याद रखिएगा। बात करें तो यह परियोजना राजपुर नहर पूर्णिया तथा सहरसा की लगभग 1.6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों राजपुर नहर के बारे में। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना कब शुरू किया गया था। बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना का आरंभ यानी कि शुरुआत कब किया गया। दोस्तों ऑप्शन कहता है हमारे 2022 में, ऑप्शन नंबर बी 2020, ऑप्शन सी की बात करें तो 2018, वहीं ऑप्शन नंबर डी कहता है 2016। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2016 में बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना की शुरुआत किए थे। 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब हुआ था, 2016 में। तो बात करें शुरुआत कौन किया था, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2016 में विकसित बिहार को विकसित बनाने के लिए 7 निश्चय योजना की शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य बिहार को यानी कि 7 निश्चय योजना का उद्देश्य बिहार को तेजी से विकसित की ओर अग्रसर करना था, यानी कि बढ़ाना था। 7 निश्चय योजना का उद्देश्य। आगे बात करें
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है टेंसी वैली परियोजना से प्रेरित निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी घाटी परियोजना। वहीं बात करते हैं गंडक नदी घाटी परियोजना। गंडक नदी घाटी परियोजना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। टेंसी वैली परियोजना किससे प्रेरित है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना टेंसी वैली परियोजना से प्रेरित होकर के बनाया गया है। वहीं बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करें तो अमेरिका के टेंसी वैली परियोजना से प्रेरित होकर के बनाया गया है कौन, दामोदर नदी। कहाँ बना है, तो बात करें तो पश्चिम बंगाल में। बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुआ था। बात करें तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी क्या कहता है, पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। जैसे हम लोग बिहार में किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। वहीं दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे बात करें, यह परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ध्यान रखिएगा, पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो 7 जुलाई 1947 को बनी थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का था हमारा गंडक परियोजना बिहार और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों ऑप्शन ए क्या था, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी नेपाल या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। गंडक नदी कहाँ बहती है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बात करें दोस्तों, तो गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में एक बांध बनाया गया है, जिसे वाल्मीकि बांध भी कहते हैं, का निर्माण किया गया है। यहीं से यानी कि गंडक नदी परियोजना से ही त्रिवेणी नहर निकलती है, जो 1959 ईस्वी में एक समझौते के आधार पर नेपाल को भी इसका लाभ दिया जाता है। नेपाल को भी लाभ मिलता है किसे, तो गंडक नदी परियोजना से। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हो गया था, बात करता है तैयार हो गया था। वही बात करें ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या था हमारा 1955 में, ऑप्शन नंबर बी 1963, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1972 या ऑप्शन नंबर डी 1985। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1963 में बनकर तैयार हो गया था। बात करें मेरे भाई कोसी परियोजना के बारे में, तो कहता है कोसी परियोजना का निर्माण भारत और नेपाल के एक समझौता 1954 में समझौता हुआ था। हाँ 1955 में बनना प्रारंभ हुआ था, यानी कि कोसी नदी परियोजना का निर्माण कब, तो 1955 में शुरू हो गया था। समझौता कब हुआ था, 1954 में, याद रखिएगा। आगे बात करें तो यह परियोजना 1963 में बनकर तैयार हो गया था। इस परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर बैराज का निर्माण किया गया, जिससे नेपाल और बिहार की सीमा पर स्थित है। हनुमान नगर बैराज कहाँ, तो नेपाल और बिहार की सीमा पर स्थित है। आगे बात करें मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो कहता है क्वेश्चन नंबर 19, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब किया गया था। सोन नदी घाटी परियोजना का विकास यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब किया गया। ऑप्शन क्या था हमारा 1861, ऑप्शन नंबर बी 1875, ऑप्शन नंबर सी 1878 या ऑप्शन नंबर डी क्या था 1858। दोस्तों तो इसका राइट आंसर, बात करें तो सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब किया था, 1874 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1874। बात करें दोस्तों, तो सोन नदी घाटी परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया था। यह नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीनतम और पहली परियोजना है। ध्यान रखिए बिहार की पहली परियोजना क्या है, तो सोन नदी परियोजना बिहार की पहली परियोजना है। निर्माण कब, तो 1874 में हुआ था। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट प्रश्न। बात करें दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इंद्रपुरी बैराज किस नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। तो बात करें ऑप्शन क्या था हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी घाटी परियोजना और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो सोन नदी घाटी परियोजना।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रपुरी बैराज के बारे में बात किया तो यह सोन नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। सोन नदी घाटी परियोजना यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सोन नदी घाटी परियोजना किसका था? इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज सोन नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। बात करें दोस्तों तो इंद्रपुरी बैराज सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बना एक बैराज है जो सोन नदी घाटी परियोजना की स्थापना सोन नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1874 में हुआ था। हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 19 में भी बात की इसके बारे में। बात करें दोस्तों तो बाणसागर बांध भी इसी नदी पर बना है, इसी नदी घाटी यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना पर बना है, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित क्या है? बाणसागर बांध कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी घाटी पर बना है। दोस्तों सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों कहाँ से निकलते हैं? तो मध्य प्रदेश से निकलते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें दोस्तों आज हमारा यहीं तक था। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 20 तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा यह प्रश्न। दोस्तों कैसे लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसी से आगे मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।